हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आज जो मैं आप लोगों के लिए बेसिकली जो आप लोगों के लिए एक पर्पज है आने का आज वो ये है कि DSSB TGT एंड PGT का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं DSSB TGT PGT 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप पहली क्लास जो होती है वो सभी के लिए फ्री होती है और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर डेमो यू कैन कॉल ऑन 7895937338। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को एक डेमो भी किस तरीके से क्या चीज है, पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा जो बैच होगा DSSB का, ये केवल और केवल सब्जेक्ट कंसर्न है, दैट इज फॉर पेपर 2। पेपर 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो फीस है वो भी सिर्फ पेपर 2 के लिए है, इसमें आपका पेपर 1 इंक्लूडेड नहीं है। व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेगा हमारे पास से, आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो मिलेगा। स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। स्टडी मटेरियल है पूरा, इसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर का मटेरियल आपको मिलेगा इसमें। इसके साथ ही इन्हीं में ही आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें आपको मिलेंगे। स्टडी मटेरियल है लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों का, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स के साथ प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी PDF नहीं है जी, हार्ड कॉपी में मिलेगा। और एक और चीज मैं बता देती हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर ये कॉल करके कहेगा कि हमें सिर्फ नोट्स चाहिए, तो देखिए अगर आप लोगों को फिर अगर आप ये कहेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वहां पर यही बात सुनने को मिले जो मैं कह रही हूँ, हम नोट्स नहीं बेचते। इसका रीजन ये है, बहुत से लोग आप लोगों को नोट्स बेचते हुए मिल जाएंगे और आप उनसे नोट्स खरीद लीजिए, मगर मुझसे नोट्स खरीदने के बारे में मत कहिएगा, क्योंकि मैंने अपने नोट्स इस तरीके से तैयार करे हैं कि जब मैं समझाऊं अपने स्टूडेंट्स को तभी उन्हें समझ में आए। मैंने अपने नोट्स इस तरीके से, भाई मेरे नोट्स से मेरी मर्जी है मैं कैसे भी तैयार करूं, तो इसीलिए मैंने अपने नोट्स इसी तरीके से तैयार करवाए। कल को आपको नोट्स किसी से ले लें या आपको मैं बेच दूं, आपको उनमें समझ में ना आए और आप ये कहें कि यार ये जो है यूट्यूब वाले सब बेवकूफ बनाते हैं और एक स्वाति मैडम के नोट्स खरीद लिए, बिल्कुल कबाड़ नोट्स हैं, जिसको समझ में नहीं आएंगे वो हर उस चीज को कबाड़ ही कहता है। तो भाई ऐसा है, रेपुटेशन बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है। मैंने भी अपनी रेपुटेशन बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है मेरी, और रेपुटेशन जो है वो बनाना बहुत मुश्किल है और मिटाना बहुत आसान काम है। इसीलिए मैं नोट्स बेचने का काम नहीं करती, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं बेचती हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं बेच सकते हम लोग बिल्कुल भी, क्योंकि हमें उस चीज में एक फील नहीं आता। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश हो, अगर आप सिर्फ सपने ना देखते हो, सपने पूरे करने की भी ताकत रखते हो, तो मेरे यहाँ एडमिशन लीजिएगा। अगर सिर्फ सोच लिया और ये सोचा कि बाकी भैया एडमिशन ले लिया, बाकी की जिम्मेदारी मैडम की, तो एडमिशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है, मैं बहुत साफ बोलने वाले इंसान हूं, जो वो लगता है साफ मुंह पर बोलती हूँ, और मेरे क्लासरूम में आपको ऑनलाइन होते हुए भी यही फील आएगा एज इफ कि हम लोग फिजिकल क्लासरूम में हैं। तो यदि आप बिल्कुल फिजिकल क्लासरूम के जैसा ही महसूस करना चाहते हैं, अगर आपको यही चीज चाहिए कि हाँ भाई हमारी गलतियों पे हमें डांट पड़ेगी तो हम झेल लेंगे और अपने आप को सुधार लेंगे, तो ये एडमिशन लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। ठीक है, मैं क्योंकि इस बात पे एक और कुछ मिथ्स हैं, उन मिथ्स के बारे में बताती हूँ। वो मिथ ये है, आप लोगों ने ये मिथ है कि यूपी टीजीटी से तो हो ही नहीं सकता, यूपी पीजीटी इज इक्वल टू DSSB, तो ये मिथ है। ठीक है, कि अगर आप यूपी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी करेंगे, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि यूपी पीजीटी की तैयारी कर लो और उससे तुम्हारी DSSB की तैयारी हो जाएगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू कि आपका इसमें 70 से 75% तक कवर हो जाएगा। लेकिन जब आप पैसे दे रहे हैं तो 70 से 75% कवर क्यों करें, क्यों ना 100% कवर करें। पहली बात ये है, यूपी पीजीटी के स्पेसिफिक राइटर्स हैं जो उन्होंने दे रखे, 17 + 2 = 19 राइटर्स हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों करते हैं। तो 17 + 19 राइटर्स आपको अगर पढ़ने हैं, और इसमें
DSSB में कहीं से कहीं तक भी दे हैवंट मेंशन्ड कि कोई भी उन्होंने स्टार्ट करा है वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, और जब उन्होंने DSSB PGT का पेपर दिया था तो उसमें क्वेश्चन चौसर के पूछ लिए थे, जबकि उन्होंने वो चीज पूछी ही नहीं थी। तो आप चौसर तो यूपी PGT में कहीं है ही नहीं। चौसर के वर्क्स पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन PGT के जिन्होंने DSSB PGT दिया है वो ये जानते हैं, फीमेल में चौसर और मेल में स्पेंसर और पोप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन्होंने कोई भी चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करी है। पहली चीज ये यूपी PGT इज इक्वल टू DSSB, ये मिथ है। रियलिटी ये है कि अगर आपको यूपी PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 70 से 75% कवर होगा। DSSB अलग है बिल्कुल, DSSB इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, अब एक ये मिथ हो गया। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई अगर आप ये सोचते हैं कि हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिटरेचर से भी DSSB निकाल लेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको लिटरेचर का DSSB का बेचने के लिए कहेंगे कि भाई DSSB का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो कोई भी पढ़ा लेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मान के चलिएगा DSSB इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कब कहाँ क्या दे दे कुछ नहीं पता चलता। जैसे इस बार TGT का पेपर हुआ था तो हार्डली उन्होंने 8 या 9 क्वेश्चंस दिए थे, 92 क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के थे, और ग्रामर में भी प्रैक्टिस सेट्स के उसमें। दूसरी चीज ये हुआ कि भाई ग्रामर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस समय जो हमारा बैच स्टार्ट होगा उसमें क्लासेस जो चलेंगी वो 3 डेज लिटरेचर एंड 3 डेज ग्रामर को बांटा है। आगे आने वाले समय में वो क्लासेस अलग होकर 2 घंटा हो जाएंगी, 6 के 6 दिन ग्रामर और 6 के 6 दिन जो है वो लिटरेचर। लेकिन फिलहाल 3 दिन ग्रामर है, 3 दिन लिटरेचर है। पॉइंट नंबर 1, दोनों ही चीजों पे आपको काफी ज्यादा हाथ अपना मजबूत रखने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज, आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो वहां पर आप लोग जो है पिछड़ जाएंगे। अगर आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो है उससे पेन पेपर मोड में कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपने ऐप पर ऑनलाइन मोड जो है पोर्टल लिया है और हम स्टूडेंट्स को DSSB के एग्जाम का ही एक्सपीरियंस देते हैं। भाई फर्स्ट पेपर तो हम नहीं दे सकते, मगर सेकंड पेपर के लिए हम उनको वही देते हैं, वही .4 की जो वही नेगेटिव मार्किंग, वही सब चीज जो है हम उन्हें देते हैं। और उसके बाद जो है वो हमने ऑनलाइन पोर्टल ही DSSB के स्टूडेंट्स का, चूंकि पेन पेपर मोड नहीं है तो हमने अपने ऐप पे ऑनलाइन पोर्टल खरीदा हुआ है, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट जो देंगे वो ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन टेस्ट देने के बावजूद भी आपको उसकी PDF जरूर मिलेगी, और बाकी आपके पेन पेपर मोड के लिए प्रैक्टिस सेट्स हमने आपके स्टडी मटेरियल में लगा रखे हैं। तो कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो जो इस बैच से क्या क्या कवर होगा, देखिए KVS के TGT में ये सब चीज नहीं आती है, इसलिए मैं KVS TGT की तैयारी नहीं कराती हूँ। लेकिन KVS PGT में सेम यही सिलेबस है जो DSSB का है, इसीलिए इस बैच से KVS PGT वाले ले सकते हैं, TGT वाले नहीं। NVS का TGT का यही सिलेबस है, इसलिए वो लोग ले सकते हैं। हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम जो होता है, HTET नहीं, हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए यही बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों को के लिए मैंने एक डेमो क्लास इसमें डाली थी कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं साफ बोलती हूँ कि ये सिर्फ डेमो लेक्चर्स हैं, यानी कि जो लोग अचकचा रहे हैं, जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर वी शुड गो फॉर इट और नो, तो आप ये काम करिएगा कि पहली क्लास सभी लोगों के लिए फ्री होती है। आप ये देखिएगा कि जो इंसान यूट्यूब पे इतना स्पष्टवादी है वो अपनी क्लास में कितना स्पष्टवादी होगा। मैंने आपसे एक बार भी ये नहीं कहा खरीदिए 20% ऑफर 30% ऑफर, मैं कोई ऑफर नहीं देती, क्योंकि शिक्षा का जो शिक्षा है वो एक सबसे बड़ा जो है एक सबसे बड़ी चीज है। आप उसे सब्जी की तरह, कपड़ों की तरह उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये डिस्काउंट देकर आप उस चीज का कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। जिस चीज से आपको एक सम्मानजनक नौकरी मिलती है, आप उस पर डिस्काउंट देने का मतलब है कि उस चीज का अपमान करना। ये मैं मानती हूँ, ये मेरे विचार है, औरों के क्या विचार है मैं इसमें पढ़ती ही नहीं। दूसरी चीज एक ये भी आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस चीज को आपको लगता है बहुत महंगा है, वी कांट अफोर्ड इट, तो प्लीज
जो भी आपके पास जितने भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं, देखिए थोड़ा बहुत तो पैसे खर्च करना ही पड़ेगा, जितने भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं अच्छी ढंग की किताबें खरीदिए और उनसे पढ़िए। लेकिन सस्ते के चक्कर में या कोई आपको यूपीटीजीटी पीजीटी कह के DSSS भी पढ़ा दे तो उस चक्कर में मत पढ़िएगा। वैसे तो चॉइस इज योर्स, लेकिन फिर भी एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी को गुरु मान लेते हैं तो आप उसको उस गुरु की चीजों को जो उन्होंने बताया उस रास्ते पे चलकर बेसुविधा नहीं होते हुए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपने एकलव्य का उदाहरण सभी लोगों ने सुन रखा, उन्होंने केवल गुरु की मूर्ति बनाकर जो है वो अपना सीख लिया था। बहुत बेहतरीन जो है वो छात्र थे, जबकि उन्हें सिखाया भी नहीं गया था। तो आप वो एकलव्य भी बन सकते हैं, बजाय इसके कि इधर उधर भटकते फिरें और अपने आप को चीजें खराब करें। नेक्स्ट चीज एक और बता देती हूँ, मेरे जो बैचेस चलते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। आई हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश, बट फिर भी मैं हिंदी में चीजों को समझाना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के ज्यादा होते हैं, और जो लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं कि when I teach them in English, when I teach them in Hindi, in bilingual method. So those who are unable to understand these things in Hindi or in proper Hindi, so please do think again कि whether you will be comfortable in these type of classes or not. तो आप इसमें भी सोचिएगा कि आप इस पे कंफर्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है। वैसे तो मेरे दिमाग में काफी कुछ चीजें चलती रहती है, जैसे मैंने अभी ये सोचा था कि आई स्टार्ट अ न्यू चैनल ऑफ माइन विच विल बी एंटायरली इन इंग्लिश एंड आई विल नॉट यूज हिंदी इन दैट चैनल। लेकिन अब देखिए समय अभाव के कारण चीजें हो नहीं पाती हैं। तो पहले तो मैंने आप लोगों को चीजें जो है वो समझाने के लिए आज बताया कि आप लोगों में से जो भी लोग मिल्टन का जो मैंने इससे पहले एक वो डाला था, डेमो लेक्चर डाला था, आप लोग उसे देख सकते हैं। हालांकि उसे बहुत अच्छा लोग पसंद भी कर रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं और उस पर लिंक भी आ जाएगा आपका। आज मैंने स्पेंसर का लिया है, उससे पहले कुछ चीजें मुझे आपको समझानी थी, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग अगर डेमो लेना चाहते हैं 1 फरवरी को, तो मैंने आपसे कहा कि आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और आप इस नंबर पे कॉल करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश सूत्रा का, और आपको भी जो है सारी जानकारी इस पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, जब आप ग्रामर और लिटरेचर पढ़ते हैं तो ग्रामर और लिटरेचर को देखिए सतही नॉलेज इसमें नहीं काम आएगी। इसमें आपकी जो नॉलेज आएगी वो एक अच्छे लेवल की नॉलेज काम आएगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई चीज ढेर के रूप में है मगर आपको ये नहीं पता कि इस ढेर को यूज कैसे करना है, चाहे वो नॉलेज का ही ढेर क्यों ना हो, तो वो चीज बेकार है। इसीलिए मैं आपको जब पढ़ाती हूं तो मैं उस चीज को में से आपको उसको यूटिलाइज करना सिखाती हूँ। कितना पढ़िए, जो क्या चीज नहीं पढ़िए, किस चीज पे ध्यान दीजिए, किस चीज पे नहीं। देखिए यूपी पीजीटी में सारे राइटर्स को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कीट्स हो चाहे वो टीएस इलियट हो। इसमें डिटेल का पार्ट जो है वो नहीं होता है। हाँ, पढ़ा जाता है मगर इस तरीके से कि हम मेन वर्क्स को लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों को लेते हैं जो बहुत जरूरी है, जो कुछ ये होता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये चीज रखनी है, ये चीज छोड़ देनी है। तो इस तरीके से हम करके चलते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है और फिर भी बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आज आप लोगों को बताई है कि किस तरीके से आप DSSB की तैयारी कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये मिथ जो है इसके चक्कर में मत पड़िएगा। और ये ओनली सब्जेक्ट कंसर्न है, तो इसमें हमसे आप अगर बार बार ये पूछेंगे कि क्या इसमें फर्स्ट पेपर भी है, तो वही जवाब हमारा वही रहेगा कि नहीं जी, फर्स्ट पेपर हमारे पास नहीं है। और इसका भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। एक्चुअली मैं वो इंसान हूँ जो खुद पे, जो मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, लेकिन दूसरे पे मैं उतना यकीन नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि कल को कोई दूसरा आपको बीच मझधार में छोड़ दे तो कैसे होगा। इसीलिए मैं फर्स्ट पेपर के वो चीज को नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो चीज मेरे हाथ की नहीं है उसको मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, मगर उन्हीं को जो लोग क्लासेस ले रहे हैं। नेक्स्ट न्यू बैच जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb फॉर डेमो कॉल 7895933738। ये तो आज एक डेमो का आप लोगों को एक बताया गया है कि DSSB के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। आप यहाँ ये देखिए कि आज मैंने जो है आप लोगों के लिए एक लेक्चर तैयार करा है कि जैसे ये मान के चलिए भाई, हम एलिजाबेथन एज अगर पढ़ रहे हैं तो जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ते हैं
तो उसमें हम एलिजाबेथन एज के मेन राइटर्स जैसे एडमंड स्पेंसर, यूनिवर्सिटी विट्स, इन सबको कवर करते हैं। एडमंड स्पेंसर को क्या कहा जाता है, उन्हें पोएट किसने कहा था, द प्रिंस ऑफ पोएट्स जो है उन कहाँ लिखा हुआ है, ये कुछ भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उनको कवर करते हैं। अब जैसे मैंने एडमंड स्पेंसर के बारे में लिया है इसमें, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि एडमंड स्पेंसर कौन थे। एडमंड स्पेंसर बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे। ही वॉज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। उनके ऊपर रेनेसांस और रिफॉर्मेशन दोनों का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन जो द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन जो माना जाता है वो मिल्टन को माना जाता है। क्यों माना जाता है, आप इससे पहले जो मैंने मिल्टन पे वीडियो डाला है वो जरूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। हालांकि रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन का इम्पैक्ट हमें एडमंड स्पेंसर पे देखने को मिलता है। अब ये रेनेसांस और रिफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जो है ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, तभी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो एडमंड स्पेंसर जो है उनका जो जन्म हुआ था इसमें 1552-53 लिखा हुआ लंदन यूके, और डेथ जो है वो 1599 में हुई थी। ये चार्ल्स लैम थे जिन्होंने उन्हें पोएट कहा। उन्होंने ये टाइटल खुद को नहीं दिया था। दिस टाइटल वाज गिवन टू हिम बाय चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ने दिया था द प्रिंस ऑफ एसेस, जो प्रिंस अमंग एसेस जिन्हें कहा जाता है चार्ल्स लैम, रोमांटिक एज के राइटर, उन्होंने ये टाइटल दिया था स्पेंसर को द पोएट। और इनको स्पेंसर को मिल्टन अपना मास्टर मानते थे। स्पेंसर को वो स्पेंसर के उन्होंने ये कहा था कि और कुछ नॉलेज लेने से बेहतर है कि अगर वो स्पेंसर को पढ़ लें तो बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। तो मिल्टन hailed Spencer as his master. Spencer is called the child of Renaissance and Reformation। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि उनके वर्क्स में हमें रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन स्पिरिट देखने को मिलती है। अब ये रेनेसांस और रिफॉर्मेशन स्पिरिट है क्या? एक्चुअली रेनेसांस का मतलब है रिवाइवल और रीबर्थ ऑफ लर्निंग। रीबर्थ किसका? रीबर्थ नॉलेज का, लर्निंग का। जब लगातार जो है स्कॉलर्स ग्रीस और से भागकर इटली में रिफ्यूज ले रहे थे, और जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1453 में, तो फाइनली जो है ये चीज क्या हुई कि भाई जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ये माना गया कि पूरी तरीके से जो वहां के स्कॉलर्स थे, जो पूरा ग्रीक एक्सोडस हुआ था इटली की तरफ, और उन लोगों ने जब सलाह ली, इटली के लोगों को पता चला कि हम लोग कितना पीछे जो है वो चल रहे थे, जब उन्होंने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा। और ये रेनेसांस केवल इटली तक ही सीमित नहीं रहा, ये और जगह पर भी देखने को मिला। रेनेसांस के जो लोग थे उनका मतलब था कि टू यूज ग्रीक लर्निंग, टू यूज क्लासिकल लर्निंग इन देयर राइटिंग्स। अपनी राइटिंग्स में क्लासिकल लर्निंग को यूज कैसे करें, क्लासिकल लर्निंग को यूज करना, दैट इज रेनेसांस। अब रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन मीन्स कि चर्च में करप्शन की समाप्ति। रिफॉर्मेशन देखिए, बाइबल को ट्रांसलेट करा गया, लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, दैट वाज द स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन। तो ये जो भी फीचर्स हैं ये हमें किसमें देखने को मिलते हैं? स्पेंसर की पोइट्री में देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। His works are the finest expression and exposition of the ideas and principles of the Renaissance and Reformation। देखिए, वो चौसर को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। चौसर जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और अदर इंग्लिश पोएट्स को भी। लेकिन उन्होंने जो अपने रियल मास्टर्स माने हैं वो किसे माना है? एरिस्टो एंड टेसो। ये इटालियन राइटर एरिस्टो एंड टेसो को उन्होंने अपना ओरिजिनल जो मास्टर माना। ही एडमायर्ड चौसर, बट उन्होंने अपने मास्टर किन्हें माना है? एरिस्टो एंड टेसो। स्पेंसर स्टैंड इन बिटवीन चौसर एंड शेक्सपियर। आप ये मान के उनकी महानता को अगर हम
तो उनकी महानता को अगर हम गिनना चाहें तो चौसर और शेक्सपियर के बीच में मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर ये क्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू एंटाइटल हिम द सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। भाई चौसर इज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो उन्हें सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का टाइटल से नवाजा जा सकता है। हालांकि टाइटल किसी ने दिया नहीं है। उनके जो हम अभी आज मैं आपके साथ एक ही वर्क डिस्कस कर रही हूं, उनके जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क है वो है एस्ट्रोफिल। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोफिल का मतलब क्या होता है। एस्ट्रोफिल मीन्स स्टार लवर। ये एक एलिजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड सर फिलिप सिडनी की मृत्यु के उपरांत लिखी थी। सर फिलिप सिडनी की डेथ हुई थी इन 1588 और एस्ट्रोफिल उन्होंने इनकी मृत्यु के बाद लिखी थी। यहां पर सिडनी को, ये एक पेस्टोरल एलिजी है, जिसमें पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है जिसमें एक शेफर्ड अपने साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। तो यहां पर उन्होंने सिडनी को रिप्रेजेंट करा है एज अ शेफर्ड ऑफ आर्केडिया के शेफर्ड के रूप में उन्होंने उन्हें रिप्रेजेंट करा है। वुंडेड टू डेथ बाय एन एनरेज्ड बियर, ये बियॉन के लेमेंट के एडोनिस पर आधारित है। और ये पोयम जो है, ये पोयम एक्चुअली एक एलिजी है। अब ये एलिजी में उन्होंने एस्ट्रोफिल नाम इसलिए दिया है क्योंकि सर फिलिप सिडनी ने एक सोनेट सीरीज लिखी थी एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका पेनेलोपी के लिए लिखी थी। और उसमें उन्होंने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला मीन स्टार एंड एस्ट्रोफिल इज स्टार लवर। तो जब उन्होंने एक तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी तो उन्होंने वर्क लिखा था एस्ट्रोफिल, एंड एस्ट्रोफिल में उन्होंने उन्हें रिप्रेजेंट करा है एज अ शेफर्ड, और वो अपने साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल सिर्फ एक आपको मैं जो बताया है, ये एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से राइटर्स को आपको तैयार करना है। और ये पूरा वो नहीं है, और लेकिन इसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर कोई राइटर तैयार कर रहे हैं तो क्या रखें, क्या छोड़ दें, सारी चीज ये। अब फेरी क्वीन आप पढ़ना शुरू करें तो आप ये कहें कि स्पेंसर की फेरी क्वीन की 6 की 6 किताब आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। उनमें से मेन चीज कि उस क्या है, क्या उन्होंने उसमें लिखा, क्या मेन चीज है, उसकी थीम क्या है, तो वो क्या मतलब उन कितनी बुक्स लिखना चाहते थे, कितनी लिख पाए, ये चीजें जरूरी होती है। नहीं तो हर चीज की समरी एंड ऑल दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।